हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 12 फिजिक्स का एक नया चैप्टर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं रे ऑप्टिक्स। इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। फिर पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमें पढ़ना है माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर इंडिविजुअल लेक्चर आएंगे एक एक करके। ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही वास्ट चैप्टर है, मगर नोट करने वाली बात क्या है, इस रे ऑप्टिक वाले चैप्टर से दबा करके क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप क्लास 12th में हो या जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ से वेटेज बहुत ही हाई रहता है क्वेश्चन आने का। तो इस चैप्टर को इग्नोर मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा सबसे पहला लेक्चर है रे ऑप्टिक्स का, जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा रे ऑप्टिक्स के बारे में, और साथ ही साथ पढ़ाऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। फिर पढ़ेंगे सबसे मेन टॉपिक जो आप पढ़ने आए हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन मिरर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। देखिए बच्चों, रे ऑप्टिक्स, अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स क्या होता है। ऑप्टिक्स इज अ स्टडी ऑफ लाइट। जब भी हम लाइट की स्टडी करते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन कैसे हुआ, रिफ्रैक्शन कैसे हुआ, ये सारी बातें करते हैं जो लाइट के अराउंड मूव करती है, उसकी स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई। अच्छा बच्चों, अब मैं आपसे पूछूं भाई लाइट क्या होती है। लाइट की डेफिनेशन बताने से पहले मैं उसके नेचर के बारे में आपको बताना चाहूंगा। लाइट क्या होती है, इट हैज डुअल नेचर। डुअल नेचर का यहां पे मतलब क्या बच्चों, इसके पास दो तरह के नेचर होते हैं। कौन सा नेचर, पहला तो उसके पास होता है पार्टिकल नेचर, और दूसरा होता है वेव नेचर। कई सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने ये कहा था कि जो लाइट होती है वो एक पार्टिकल नेचर शो करती है। कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने ये बोला कि लाइट वेव नेचर शो करती है। अच्छा, आइए बात करें पार्टिकल नेचर किस साइंटिस्ट ने बोला था, किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। सबसे पहले उनका नाम था बच्चों, उनका नाम था न्यूटन। बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं। न्यूटन भैया ने क्या बताया था, न्यूटन भैया ने यह बताया था कि भाई लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो वहां से यह निकल के आया था लाइट इज अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल, या कह लो लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, या ये भी कह सकते हो सिंपली लाइट शो पार्टिकल नेचर। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा, मगर इस पार्टिकल नेचर को प्रूफ किसने किया था। प्रूफ करने के लिए एक और साइंटिस्ट थे, और उनका नाम था आइंस्टीन। क्या उनका नाम था बच्चों, आइंस्टीन। दूसरे साइंटिस्ट थे। नोट करिएगा, न्यूटन भैया ने सिर्फ प्रपोज किया था, यह बताया था कि पार्टिकल नेचर की लाइट होती है, मगर उसको प्रूव नहीं कर पाए थे। प्रूफ किसने किया था, आइंस्टीन भैया ने किया था। कैसे किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया था, जिसमें उन्होंने बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, और यह बताया था लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और उस पार्टिकल का उन्होंने नाम दिया था फोटॉन्स। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। पक्का, ठीक है। अगर हम बात करें वेव नेचर की, तो इसके लिए कौन कौन से साइंटिस्ट ने स्टैंड लिया था। सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे वो थे हमारे हाइगन भैया। क्या थे, बहुत ही अजीब सा नाम है, HUYGEN, हाइगन साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने क्या बताया था, लाइट इज मेड अप ऑफ वेव्स। वो वेव्स की बनी होती है, या ये कह लो लाइट शो वेव नेचर। अच्छा, मगर ये भी प्रूव नहीं कर पाए थे। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था थॉमस यंग। क्या नाम था बच्चों, दूसरे साइंटिस्ट थे। क्या से, थॉमस यंग। थॉमस, ध्यान से लिखिएगा, थॉमस यंग बेटा। थॉमस यंग जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था कि लाइट बिहेव एज अ वेव नेचर। क्या किया था उसके लिए, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है यंग डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। इंटरफेरेंस जो टर्म है वो आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे, लेक्चर में पढ़ोगे, चिंता ना करिए। अभी आपको सिर्फ थोड़ी थोड़ी बातें बताई जा रही हैं, ध्यान से सुनिएगा ताकि आप आगे चल के कंफ्यूज ना हो।
नोट करिएगा, लाइट हमारी डुअल नेचर शो करती है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। पार्टिकल नेचर के लिए दो साइंटिस्ट थे, न्यूटन भैया ने सिर्फ बताया था, प्रपोज किया था, मगर प्रूफ किसने दिया था? प्रूफ वाली कहानी तो भैया नोट करिएगा आइंस्टीन भैया ने बताई थी। प्रूफ किसने दिया था? आइंस्टीन भैया ने दिया था। और प्रूफ कैसे दिया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करके, एक एक्सपेरिमेंट था। अच्छा, उसी तरह अगर हम बोले वेव नेचर किसने प्रपोज किया था? हाइगन नाम था साइंटिस्ट का। दूसरे साइंटिस्ट आए थे थॉमस यंग, उन्होंने प्रूफ दिया था वेव नेचर ऑफ लाइट। अच्छा, यहां पे हम कह सकते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट का प्रूफ किसने दिया था? थॉमस यंग ने दिया था। क्लियर? अच्छा, क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों? अब आइए पढ़ते हैं लाइट की डेफिनेशन क्या होती है। अब कई बच्चे कहेंगे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे नहीं चलेगी, गलत नहीं है, ये क्लास 9th 10th 8th 6th में चल जाती, मगर आप बड़े हो चुके हो, क्लास 12th में आ चुके हो या जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो भैया इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, ध्यान से देखिए। डेफिनेशन क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या है? पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हेल्प अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट, जो हमें हेल्प करती है आसपास के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसको देखने में। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये टॉपिक आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। इसके अंडर में कई सारी कलेक्शन ऑफ रेज होती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। रेज अरेंज्ड हैं कई सारी। पहली रे होती है इसके अंदर जो, वो होती है गामा रे, दूसरी होती है एक्स रे, तीसरी रे होती है यूवी रे, उसके बाद आती है विजिबल लाइट जिसको हम वेबग्योर बोलते हैं, फिर आती है इंफ्रारेड, फिर आती है माइक्रोवेव, फिर आती है रेडियो वेव। अच्छा, ये जो आपको रेज दिख रही हैं ये अरेंज्ड हैं अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ। नोट करेगा, और वो भी कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्या बोलिए? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, यानी कि जैसे आप लेफ्ट से राइट जाओगे इन रेस की वेवलेंथ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। आपने प्रीवियस चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था, मुझे इसको नहीं पढ़ाना है, मुझे सिर्फ ये बताना है कि भाई जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप देख रहे हैं इसका जो विजिबल पार्ट है वही हमारा क्या होता है? लाइट होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जो आप देख रहे हो इसका कौन सा पार्ट, जो मैंने ब्लू बॉक्स से डिब्बे में कर दिया है, जो विजिबल पार्ट होता है उसी को हम बोलते हैं लाइट। समझ गए कि नहीं समझ गए? इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो ब्लू कलर से, जिसको मैं विजिबल लाइट बोल रहा हूं, इसी को बोलते हैं लाइट। अच्छा, और इसी की हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। अच्छा, नोट करिए एक बात, जो विजिबल लाइट होती है इसको हम विबग्योर भी बोलते हैं। वी फॉर यहाँ पे होता है वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। बच्चों, आपने विबग्योर के बारे में पढ़ा होगा, 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, इसी को बोलते हैं क्या बच्चों? विबग्योर। अच्छा, जो विजिबल लाइट होती है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? नोट करिएगा, उसकी रेंज बच्चों होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से कहाँ तक होती है? वेवलेंथ उसकी 7600 एंगस्ट्रॉम तक इसकी वेवलेंथ होती है। क्लियर? जो लाइट आप देख सकते हैं वो किस रेंज में देख सकते हैं, उसके लिए रेस की वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू थोड़ी बहुत डिफर भी कर सकती है, बाय बुक डिफर करती है, मगर अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा करेक्ट यही है, याद कर लीजिए। क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी कोई रे की जो वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम से
कम हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, आप इसको देख नहीं सकते। उसी तरह अगर आपकी वेवलेंथ रेज की कितनी है, 7600 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा है, तो उस केस में आप उसको भी नहीं देख सकते। तो आप यहाँ पे इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव नहीं देख सकते। आप सिर्फ उन्हीं रेज को देख सकते हो जिनकी वेवलेंथ 4000 से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में है, जिसको मैं विजिबल लाइट बोलता हूँ, या सिंपली क्या बोल सकते हैं, लाइट भी बोल सकते हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का? चलिए, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब कॉपी करिए, मैं मिटाने जा रहा हूं, फिर पढ़ाऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रे ऑप्टिक एंड वेव ऑप्टिक्स। मिटा दें। चलिए, तो आइए बच्चों, चलिए पढ़ते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। हेडिंग लगा लीजिए। बच्चों, मैंने आपको बताया था ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट, और लाइट की स्टडी के लिए हमारे पास दो ब्रांच होती हैं। पहला रे ऑप्टिक्स, और उसी को हम बोलते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और दूसरी ब्रांच होती है वेव ऑप्टिक्स। अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज रे ऑप्टिक, रे ऑप्टिक हमको क्या बताती है? रे ऑप्टिक हमको ये बताती है जो लाइट ट्रैवल करती है किसी मीडियम में, उसको हम रे की तरह कंसीडर कर लेते हैं, उसको हम रे की तरह कंसीडर कर लेते हैं। बच्चों, रे क्या होती है आपको पता है? एक लाइन और उसमें एक एरो हेड होता है। तो लाइट को ये लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं? एक रे कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, रे ऑप्टिक्स हमारी क्या है? एक मैथमेटिक्स है, या ये कह लो सेट ऑफ रूल्स है जो लाइट के लिए बनाया गया है, जो लाइट के लिए बनाया गया है। जब कोई लाइट या रे ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, वो बेंड कर जाती है, तो इस प्रोसेस को नाम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। या वही लाइट या रे किसी शाइनी सरफेस पे स्ट्राइक करती है, रिफ्लेक्ट करके सेम मीडियम में ट्रैवल करती है, तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो भैया, यहाँ पे जो आप प्रोसेस का नाम सुन रहे हो, उसका एक्सप्लेनेशन रे ऑप्टिक्स नहीं बताती है। इसका यूज क्या है, इसका इंप्लीमेंटेशन क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ये बातें हमको रे ऑप्टिक्स नहीं बताती है। ना ही रे ऑप्टिक्स हमको नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताती है कि लाइट हमारी पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है। इसके बारे में रे ऑप्टिक्स का कोई भी लेना देना नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं देती है। सिंपली हम कह सकते हैं रे ऑप्टिक्स क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स हैं, या एक कह सकते हो मैथमेटिक्स है, जो बता दी गई है कि जब लाइट यहां से यहां ट्रैवल करेगी तो उसके लिए एक रूल बना दिए, वहां से वहां ट्रैवल करेगी तो उसके लिए रूल बना दिए गए, रटा दिए गए। उस चीज को आप याद करने के बाद रे डायग्राम को परफॉर्म करते हो, मगर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देती है रे ऑप्टिक्स। अच्छा, अगर हम बात करें वेव ऑप्टिक्स की, तो बच्चों वेव ऑप्टिक्स हमको सारा एक्सप्लेनेशन देती है। नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताती है, कैसे पार्टिकल नेचर है, कैसे वेव नेचर है, ये सारे एक्सप्लेनेशन हमको वेव ऑप्टिक्स देती है। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इनका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देती है। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का? तो आइए देखते हैं, रीड करते हैं क्या क्या लिखा है पॉइंट्स में। रे ऑप्टिक्स की बात करें तो रे ऑप्टिक्स क्या है? स्टडी ऑफ लाइट इन विच light is considered as moving along a straight line as a ray। अच्छा, जब कोई लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उसको हम रे कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लेते हैं? रे। और रे कैसे दिखाते हैं बच्चों? ऐसे दिखाते हैं। खत्म बात। क्लियर? अच्छा, पहला पॉइंट ये हो गया। इसी तरह अगर हम देखें दूसरा, वेव ऑप्टिक्स हमको क्या बताता है? डील्स विद द थ्योरी रिगार्डिंग नेचर ऑफ लाइट। हमको ये लाइट के नेचर के बारे में बताता है कि लाइट हमारी पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है। उसका एक्सप्लेनेशन भी देता है। आगे आप आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स पूरा एक चैप्टर है, उसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट की, क्या कह रहा है? व्हेन लाइट मीट अ सरफेस विच separates two media then reflection and refraction occur। अच्छा, हमसे कह रहा है जब कोई लाइट मीट करती है किसी सरफेस पे, या कह लो किसी सरफेस पे जो सेपरेट कर रहा है टू मीडियम को। बोलिए मेरे साथ, जब कोई लाइट किसी
सरफेस पे मीट करती है, बोलिए, और वो सरफेस किसी दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, उस केस में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्रैक्शन होता है। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, आपने सुना होगा कि मान लीजिए एक्सप्लेनेशन के लिए अगर हम आपको बताएं, मान लीजिए हमारा ये कोई एक मीडियम है या कोई एक सरफेस है, ठीक, ऐसा सरफेस है जिसमें रिफ्रैक्शन भी हो सकता है और रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, यानी कि ये लाइट को कुछ रिफ्लेक्ट भी कर सकता है और पास भी कर सकता है। अगर मैं आपसे कहूं मान लीजिए हमारी ये रे है, ऐसे ट्रैवल कर रही थी, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये कुछ बेंड कर गई, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अच्छा, एक लाइट, एक रे हमने और फेंकी किसी एंगल से, वो रिफ्लेक्ट करके सेम मीडियम में आ गई, मीडियम चेंज नहीं की है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो आपको सिंपली समझा रहे हैं। क्लियर? इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही है, एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगा, वेव ऑप्टिक्स में मिलेगा। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का। अगर हम बात करें रे ऑप्टिक्स के, नहीं, अब आते हैं वेव ऑप्टिक्स। सेकंड पॉइंट देखिए, प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन। क्या प्रोवाइड करता है? एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है। क्लियर? फॉर डिफरेंट फिनोमिना इन लाइट। अब लाइट में कई सारे डिफरेंट फिनोमिनाज होते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन हमको ये प्रोवाइड करता है। वो फिनोमिनन्स क्या हो सकते हैं? रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन हो सकता है, पोलराइजेशन हो सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। अब कहोगे सर आप तो बस रीड करते जा रहे हो। अरे पगले, इन सारे टॉपिक्स जो देख रहे हो, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन सब पे इंडिविजुअल लेक्चर आएंगे, और एक टॉपिक के ऊपर एक लेक्चर नहीं, 3-3 लेक्चर, 4-4 लेक्चर आएंगे, दबा के पढ़ाएंगे, चिंता ना करो। अभी तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ओवरव्यू। क्लियर? अच्छा, अब देखते हैं थर्ड पॉइंट हमसे क्या कह रहा है। ऑब्जेक्ट आर लार्जर देन द साइज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। अच्छा, हमसे कह रहा है थर्ड पॉइंट क्या, जो हमारे ऑब्जेक्ट यूज होते हैं रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के केस में, उस केस में जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वो क्या होता है, लार्जर होता है, लार्जर होता है देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक, उससे भी लार्जर होता है अपना ऑब्जेक्ट। ये किस टाइप के ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? जिससे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होता हो, जैसे मिरर हो गया या लेंस हो गया, ठीक है, प्रिज्म भी कह सकते हो भैया, ठीक। अच्छा, थर्ड पॉइंट देखिए, यहां पे जो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट आर कंपेरेबल टू द साइज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है उससे कंपेरेबल होते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? जैसे आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट था, यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। उसके लिए हमने क्या लेना पड़ता है? एक स्क्रीन को लेना पड़ता है। ये मान लीजिए हमारी स्क्रीन है, इसमें 2 होल होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? 2 होल होते हैं, और इन होल्स को क्या बोलते हैं बच्चों? स्लिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल्स को स्लिट बोलते हैं, तभी इसको बोल रहे हैं यंग्स डबल स्लिट। डबल स्लिट मतलब 2 छेद हैं। क्लियर? और इसको मान लेते हैं S1 स्लिट, S2 स्लिट, ठीक है। यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट रख देते हैं जिससे ये छेद में से पास करेंगे और इंटरफेरेंस का फिनोमिना होगा। ये सब आगे डिटेल में पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है, जो इस स्क्रीन के अंदर आप ये होल देख रहे हो, S1 S2 स्लिट, ये ऑब्जेक्ट हैं, और ये जो होल्स हैं इनका जो साइज होता है, डायमेंशन होता है, कंपेरेबल होता है टू द साइज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का। तो हम यहां से कह सकते हैं जो यहां पे आप होल्स देख रहे हो, बोलिए, वेरी स्मॉल होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही स्मॉल होते हैं। समझ गए बच्चों? क्लियर? तो ये था पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। सिंपली लास्ट में ये बताना चाहेंगे कि रे ऑप्टिक्स आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देती है, नेचर ऑफ लाइट के बारे में नहीं बताती है। लिख लीजिएगा, क्या? नेचर ऑफ लाइट के बारे में नहीं बताती है, इसलिए क्रॉस लिख दिया है। और आपको पता है वेव ऑप्टिक्स विच डील्स विद द थ्योरी रिगार्डिंग नेचर ऑफ लाइट, ये हमको बताती है कैसे नेचर होता है, क्यों होता है, सब कुछ बताएगी। क्लियर? चलिए कॉपी करिए, साइड हो रहे हैं, फिर पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन मिरर।
तो आइए बच्चों, चलिए पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन मिरर। हेडिंग लगा लीजिए। और रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर के पीछे आपने देखा होगा एक कोटिंग होती है या कह लो पॉलिश होती है, और वो पॉलिश सिल्वर ऑक्साइड की होती है बच्चों। उसका केमिकल फॉर्मूला होता है Ag2O, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर ऑक्साइड। भाई ये प्लेन मिरर बनता कैसे है? सिंपली जो आपका प्लेन ग्लास होता है उसके पीछे अगर आप कोटिंग कर देते हो सिल्वर ऑक्साइड की, तो वो प्लेन ग्लास आपका क्या बन जाता है? एक प्लेन मिरर बन जाता है। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है? आपके पास जितने भी शाइनिंग सरफेस हैं, जैसे टाइल्स हो गई, वॉल हो गई, सरमाइका हो गया, मेटल हो गया, इन सारी जगह रिफ्लेक्शन का फिनोमिना अकर होता है। अच्छा, मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है और इसके अबाउट हमको रिफ्लेक्शन करना है। रिफ्लेक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कोई एक रे चाहिए होती है और वो रे स्ट्राइक करनी होती है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर। तो मान लीजिए हमारे पास एक कोई रे है जिसको हमने स्ट्राइक करा दिया है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, और इस रे का नाम होता है इंसिडेंट रे, जिसको हम स्मॉल आई से दिखाते हैं। क्लियर हुई बात की नहीं? अच्छा, व्हाट इज इंसिडेंट रे? द रे विच स्ट्राइक ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। अच्छा, जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट होती है या कह लो स्ट्राइक करती है या फॉल करती है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम स्मॉल पी से दिखा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या बनाना होता है हमको? एक नॉर्मल रे बनानी होती है। नॉर्मल रे क्या होती है? एक इमेजिनरी लाइन या कह लो इमेजिनरी रे ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के हमें एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी पड़ेगी जो कहां से पास करनी चाहिए? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास करनी चाहिए। अच्छा, तो चलिए बना लेते हैं। ये हमारी डॉटेड डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हैं, जो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के क्या है बच्चों? बोलिए, इसके परपेंडिकुलर है, और इस रे का नाम होता है नॉर्मल रे, जिसको हम एन डैश से दिखा रहे हैं। क्लियर हुई बात की नहीं? अच्छा, इतना होने के बाद क्या होगा? ये पहली रे जो स्ट्राइक की थी उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब होगा क्या? अब यहां पे रिफ्लेक्शन होगा। यही सेम रे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी अपने सेम मीडियम में। मीडियम चेंज नहीं होगा, ये इस प्लेन मिरर के पार नहीं करेगी। बोलिए, इसको पास नहीं करेगी, इससे रिफ्लेक्ट बैक होकर के सेम मीडियम में वापस चली जाएगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? तो वो रे क्या होगी, उसको ड्रॉ करिए। वो रे कुछ ऐसे जाएगी बच्चों, और इस रे का नाम होता है रिफ्लेक्टेड रे, जिसको हम स्मॉल आर से दिखा रहे हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का? अच्छा, अब एक बात नोट करिएगा, यहां पे जो एंगल बन रहा है नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में, वो एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम स्मॉल आई से दिखाते हैं या कह लो एंगल आई से दिखाते हैं। क्लियर? द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रे एंड द इंसिडेंट रे क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम स्मॉल आई से दिखा रहे हैं। अच्छा, उसी तरह नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, जिसको हम स्मॉल आर से दिखाते हैं या कह लो एंगल आर से दिखाते हैं। एक बात नोट करिएगा, चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो चाहे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, वो एंगल कहां से नाप रहे हैं? नॉर्मल रे से। नॉर्मल से इंसिडेंट रे देखोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे देखोगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? बहुत बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं, सब आपने पहले भी पढ़ा होगा। चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आइए पढ़ते हैं भैया, इंसिडेंट रे क्या होती है? द रे विच स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? रे आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। फिर आपने देखा नॉर्मल रे क्या होती है? नॉर्मल रे क्या है? द लाइन या कह लो इमेजिनरी रे ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो भी आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लाइन या कह लो रे जो आपने ड्रॉ की है, कहां से पास करती है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास करती है, उसको बोलते हैं नॉर्मल रे। क्लियर? तो अब आइए समझते हैं भैया, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? द फिनोमिना ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ रे ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड रिटर्न बैक इन अ सेम मीडियम। इस प्रोसेस को बोलते हैं या फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अच्छा, तो आपने देखा
ये जो रे थी इंसिडेंट हो गई है या कह लो स्ट्राइक कर गई है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, और रिफ्लेक्ट होने के बाद या कह लो स्ट्राइक होने के बाद सेम मीडियम में चली गई है, ट्रैवल कर रही है, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमेशा भैया जो इंसिडेंट रे है किसी एंगल से इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर गिरे। देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक कोई प्लेन मिरर है और इस बार हमारा जो इंसिडेंट रे है वो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रहा है। तो ये हमारी मान लीजिए इंसिडेंट रे है जिसको हम स्मॉल आई से दिखा रहे हैं। और खुद सोचिए, आपको पता है नॉर्मल रे किधर बनानी पड़ेगी, वो भी क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी? अरे भाई, नॉर्मल रे कहाँ से पास कर रही होगी? इस इंसिडेंट लाइन से पास कर रही होगी, इंसिडेंट रे से। बोलिए। अरे भाई ये बताओ, आपने क्या किया है, इंसिडेंट रे को परपेंडिकुलर लिया है टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और नॉर्मल रे भी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, तो नॉर्मल रे भी तो यहीं से जा रही होगी। क्लियर हो रही बात कि नहीं? अच्छा, तो आप कह दोगे कि भैया नॉर्मल रे ये है। जरा ध्यान से देखिए, इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? अगर आपने इंसिडेंट रे को परपेंडिकुलर ले लिया है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि एंगल आई 0 होगा। खुद सोचो, पहले आपने किसी एंगल से दिया था, आपने इस एंगल को कम करते गए कम करते गए कम करते गए, आई की वैल्यू कम करते गए, तो भैया इंसिडेंट रे कहाँ हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। बोलिए, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो देखिए, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आप इसको परपेंडिकुलर ले लिए हो। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का? यानी कि आई 0 है। अच्छा, अगर मैं पूछूं आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, भाई खुद सोचो, अगर लाइन परपेंडिकुलर गिर रही है तो परपेंडिकुलरली क्या कर जाएगी, रिटर्न बैक कर जाएगी इन अ सेम मीडियम, तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे ये होगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? और फिर देखिए, देखिए ध्यान से, ये भी परपेंडिकुलर है रिफ्लेक्टेड रे, तो उस केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0 होगा। क्लियर हुई बात कि नहीं? आपको एक बात बताएंगे कि भैया अगर इंसिडेंट रे 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमें आपको पढ़ाना है अभी। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का मिटा दें? बोलिए, मिटा दें से? अब आइए बच्चों, मान लीजिए अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, एक कोई स्फेयर है, स्फेरिकल मिरर मत बोलो, एक स्फेयर है, ठीक, ये हमारा कोई एक स्फेयर है, ये इसका सेंटर है O, और अंदर से इनसाइड ये पॉलिश्ड है, इसके अंदर कोटिंग है, ठीक। अच्छा, और हमने कोई एक इंसिडेंट रे ली है जो इसके ऊपर गिर रही है बच्चों, थोड़ा इसको ऐसे लो, ये हमारी इंसिडेंट रे है। फिर क्या करना पड़ेगा हमें बच्चों, एक नॉर्मल रे बनानी पड़ेगी जो क्या होगी, बोलिए इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। अब इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ध्यान से देखिए, ऐसे जा रही होगी, ठीक है, ये हमारी नॉर्मल रे हो गई। आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर मैं कहूं ये एंगल आई है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे चली जाएगी रिफ्लेक्ट होकर के, जिसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर? नोट करने वाली बात क्या है, जब भी आप नॉर्मल रे बनाएंगे, किस केस में, स्फेरिकल मिरर में, तो उस केस में ये देखिए, जब नॉर्मल रे को एक्सटेंड करोगे तो वो कहां से पास करता है, सेंटर ऑफ द स्फेयर। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? नोट करिएगा, जो आप देख रहे हो यहाँ पे, बोलिए नॉर्मल रे, बोलिए वो कहाँ से पास कर रहा है बच्चों, इस स्फेयर के सेंटर से पास करता है। कहीं से भी देखो, किसी भी पॉइंट से देखो, इस पॉइंट से देखो, इसके परपेंडिकुलर बनाओगे तो नॉर्मल रे ये होगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर हो गई बात। अब आइए पढ़ते हैं प्यारे बच्चों कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। मिटा दें, कॉपी हो गया? उलाला रे उलाला रे। तो आइए बच्चों, चलिए पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हेडिंग लगा लीजिए, ध्यान से देखिए बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो बच्चों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमको क्या बताता है, यहाँ पे हमारे पास दो लॉ होते हैं। सबसे पहला लॉ होता है जो वो ये कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मस्ट लाई इन अ सेम प्लेन। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले लिखते हैं इसकी सबसे पहला लॉ जो कहता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे at point of incidence must lie in a same plane। क्या करना चाहिए, must lie in a सेम प्लेन। ये सबसे पहला लॉ होता है। आइए इसका मतलब समझाते हैं आपको। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई एक प्यारे बच्चों एक प्लेन मिरर है, या कह लो कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर हमने इंसिडेंट रे को स्ट्राइक करा दिया है। मान लीजिए ये हमारी एक इंसिडेंट रे है जिसको हम स्मॉल आई से दिखा रहे हैं। तो आपको पता होगा ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल रे कुछ इसके परपेंडिकुलर होगी, बोलिए इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ये मान लीजिए हमारी नॉर्मल रे है। फिर बाद में क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे प्रोड्यूस होगी, इन द सेम मीडियम चली जाएगी जिसको हम स्मॉल आर से दिखा रहे हैं। क्लियर? अच्छा, अब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आप इंसिडेंट रे देख रहे हो और नॉर्मल रे देख रहे हो और रिफ्लेक्टेड रे देख रहे हो, एट पॉइंट ऑफ दिस इंसिडेंस ये मस्ट लाई इन अ सेम प्लेन। इसका मतलब यह है कि तीनों रेज एक ही प्लेन में होनी चाहिए। मान लीजिए हमारी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो आप क्या देख रहे हो कि ये तीनों रेज किस में हैं, एक्स वाई प्लेन में हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है तो रिफ्लेक्टेड रे आपके सामने आ जाए, डायमेंशन चेंज कर दे, दूसरे प्लेन में आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तीनों रेज एक ही प्लेन में होनी चाहिए। नोट करने वाली बात यह है, बात खत्म। क्लियर? अच्छा, फिर दूसरा लॉ हमको क्या बताता है, आइए ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, अगर मैं कहूं आपसे ये हमारी क्या है, एक नॉर्मल रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, नॉर्मल से लेकर के इंसिडेंट रे तक ये एंगल होता है आई, और उसी तरह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, नॉर्मल से लेकर के रिफ्लेक्टेड रे तक का एंगल। अच्छा, तो ये एंगल क्या होगा, एंगल आर, ठीक है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमको ये बताता है एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ये कौन बताता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताता है। क्या बताता है कि भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, पक्का क्लियर हो गई बात कि नहीं? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, बोलिए अगर मैं आपसे बोलूं एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, क्या ये एंगल जो आप देख रहे हो बच्चों, ये एंगल ये 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? मैं आपसे पूछूं कि भैया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, तो वो भी कितना होगा, 30 डिग्री। क्या होगा, 30 डिग्री, क्योंकि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 30 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बच्चों कितना होगा, 30 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, पक्का समझ गए होगे? क्लियर? अच्छा, अब यहां से मैं आपसे पूछूं क्या, बोलिए एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या, जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं इस प्लेन मिरर को ना बनाता तो क्या होता, जरा सोचो, जरा सोचिए क्या होता। तो उस केस में ये जो इंसिडेंट रे आपको दिख रही है सीधे जाती हुई, जो स्ट्राइक कर रही है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, ऐसे ये सीधी चली जाती। तो चलिए हम इसको बना लेते हैं थोड़ा सा डॉटेड डॉटेड करके। तो जो ये रे देख रहे हो आप, मैंने डॉटेड डॉटेड करके बनाई है, इस रे को बोलते हैं एमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं, एमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं, एमर्जेंट रे बच्चों। अच्छा, और जो एंगल होता है एमर्जेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, क्या, रिफ्लेक्टेड रे और
एमर्जेंट रे के जो बीच में एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम डेल्टा से दिखाते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नोट करिएगा, बोलिए, ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन बता रहे हैं क्या होता है ये। अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन को भैया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कंफ्यूज मत करना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन खत्म हो गया है, क्लियर। अब आपको बता रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, मिटा दें। आइए समझिए बच्चों, हमने क्या कहा आपसे, हमने यही कहा है कि अगर हमारे पास ये प्लेन मिरर ना होता तो ये इंसिडेंट रे कैसे जाती, सीधे चली जाती, अनडेविएट होकर के एकदम सीधे जाती, और उस रे को हम क्या बोल सकते हैं, इमर्जेंट रे बोल सकते हैं, क्लियर। हम मान रहे हैं ऐसा, समझ रहे हो। अच्छा, और जो एंगल होगा इमर्जेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, उस एंगल को हम एंगल ऑफ डेविएशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, नोट करिएगा। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है बच्चों, जिसको हम डेल्टा से लिख रहे हैं, इसका नाम है एंगल ऑफ डेविएशन। फिर से लिख देते हैं एक बार, एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये एंगल क्या होता है, नोट करिएगा, नोट करिएगा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल बिटवीन, बोलिए, एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल है, इमर्जेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, किसके बीच का एंगल है, बोलिए, एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे। चलिए समझ गए होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, बात खत्म। अच्छा, इसकी एक और डेफिनेशन होती है कि जो ये इमर्जेंट रे है, इसी को तो हम क्या बोल सकते हैं, इंसिडेंट रे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। अरे इंसिडेंट ही रे तो है, अगर ये सीधी चली जाती तो उसको इमर्जेंट नाम दे रहे हैं। जरा ऐसे सोचो, कोई दिक्कत की बात नहीं, इमर्जेंट रे को आप इंसिडेंट रे जरा कंसीडर करके देखो, तो इसका मतलब क्या है, ये कितना डेविएट हो गई है, ये इंसिडेंट रे कितना डेविएट हो गई है, और यही जो डेविएशन एंगल दिख रहा है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, पक्का क्लियर हो गई बात। अच्छा ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे कि भैया मान लो एंगल आई कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको गिवन है 30 डिग्री, और मैं आपसे पूछूं यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, जरा सोचो, जरा सोचो क्या होगा। अरे भाई ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 30 डिग्री, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये एंगल आर कितना होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। अच्छा, यहाँ से आप डेल्टा निकाल सकते हो, कैसे, देखिए ये टोटल एंगल कितना होगा, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन यानी कि 180 डिग्री, और अगर आप 180 में से क्या माइनस कर लो, 30 प्लस 30 यानी कि 60, 180 डिग्री में से अगर ये एंगल माइनस कर लो जो 60 डिग्री दिख रहा है आपको, तो यहाँ से आप एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हो बड़े आराम से। तो आप कह सकते हो भैया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, वो भी 30 हो जाएगा, ठीक है। और एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालोगे, 180 डिग्री माइनस क्या करना पड़ेगा, देखिए ये टोटल एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल कितना होगा 180 डिग्री, ये एंगल कितना है बच्चों 30 प्लस 30 60 डिग्री, 60 डिग्री माइनस कर लो इसमें से, क्लियर। तो यहाँ से आप कह सकते हो एंगल ऑफ डेविएशन कितना देगा 120 डिग्री। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। इसको फील भी करो कि इंसिडेंट रे कितना एंगल डेविएट हो गई है, कितना एंगल डेविएट हो गई 120 डिग्री। क्लियर हुई बात कि नहीं, पक्का समझ गए, क्लियर। अच्छा मिटा दें, बोलिए मिटा दें, कॉपी हो गया। तो आइए बच्चों चलिए सॉल्व करते हैं इस लेक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कर रहा है, ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे एंड डिटरमाइन द एंगल ऑफ डेविएशन। क्वेश्चन में हमको यहाँ पे इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे पहले से ही ड्रॉ करके गिवन है। क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ करना है और साथ ही साथ एंगल ऑफ डेविएशन को कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन का। इस केस में हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल मिरर गिवन है और ये इंसिडेंट रे है बच्चों हमको जो गिवन है, और क्वेश्चन में हमको जो एंगल गिवन है 20 डिग्री, ये एंगल कहाँ से गिवन है, ये मिरर से लेकर के इंसिडेंट रे तक का
एंगल गिवन है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 डिग्री है, तो ये गलत है, क्योंकि आपको पता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो बच्चों कहाँ से होता है, नॉर्मल रे से इंसिडेंट रे तक के बीच का एंगल ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल कितना होगा बच्चों, आपको पता है भैया नॉर्मल रे कैसी होती है, 90 डिग्री होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो आप कहोगे भाई ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, उसमें से 20 डिग्री माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बच्चों, 20 नहीं है, कितना है 70 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आप क्या कहोगे भैया, इंसिडेंट रे स्ट्राइक करी है, फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम मीडियम में, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हमने ड्रॉ कर दी है, पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, तो आपने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो आप कहोगे यहाँ से ये भी कितना होगा 70 डिग्री, तो आप ये कहोगे ये एंगल भी बच्चों कितना होगा 70 डिग्री। क्लियर। अच्छा, फिर हमसे क्या करा है, डिटरमाइन द एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, यानी कि हमको एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैंने आपको क्या कहा था, कुछ नहीं करना है। सोचो आप, क्या ये मिरर रखा ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, इस इंसिडेंट रे को जरा प्रोड्यूस कर दो, एकदम सीधे चली जाती है इंसिडेंट रे। इसी को बोलते हैं एमर्जेंट रे, ई फॉर एमर्जेंट रे बोल देते हैं। ठीक, और आपने पढ़ा था एमर्जेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं, डेल्टा। कैसे निकालोगे, देखिए बच्चों, ये टोटल एंगल कितना होगा, अगर आप इस लाइन को देखो, अगर आप इस लाइन को देखोगे, ध्यान से देखो इस लाइन को, ये क्या है, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, टोटल एंगल कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री होगा। अच्छा, ये एंगल बच्चों कितना है 70 + 70 कितना हो जाएगा 140, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 140। तो आप ये एंगल कैसे निकालोगे, 180 - 140 कैसे निकाले, अरे टोटल एंगल 180 है, 70 + 70 कितना हो जाएगा 140, 140 माइनस कर लेंगे 80 में से, बोलिए 180 में से 140 माइनस कर लेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, बोलिए। एंगल ऑफ डेविएशन आप यहाँ से निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, बोलिए 40 डिग्री। क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ रहा है 40 डिग्री। क्लियर हुई बात कि नहीं, पक्का समझ गए। अच्छा, अब आइए देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है। इस बार क्वेश्चन में हमसे थोड़ा खेल खेल दिया है। अब कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए, सोचिए, ये हमारा एंगल, सॉरी ये हमारा मिरर नहीं है बच्चों, मिरर हमारा कैसे रखा है, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से या कह लो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे टिल्ट है, ये हमारा मिरर है बच्चों। कितने डिग्री पे रखा है 30 डिग्री पे, ये हमारा मिरर प्लेस्ड है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, ये हमारी क्या हो गई बच्चों, इंसिडेंट रे हो गई, और ये हमारी नॉर्मल रे हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, तो आप कहोगे भैया इंसिडेंट रे ऐसे गरी थी, फिर सीधे क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। क्लियर, बोलिए। ठीक है, अच्छा, रिफ्लेक्टेड रे हमने ड्रॉ कर दी है। अब हमसे पूछ रहा है एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालोगे। देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 30 है तो ये भी क्या होगा 30 होगा, ऑल्टरनेट एंगल। देखिए जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है ऑल्टरनेट के लिए, तो ये 30 तो ये भी 30, ऑल्टरनेट एंगल से। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये बताओ ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा सिमिट्री से। अरे खुद सोचो भाई, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ऐसे सोचो। इंसिडेंट से, बोलिए इंसिडेंट रे और मिरर के बीच में कितना एंगल है 30 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड रे और मिरर के बीच में भी कितना एंगल होगा 30 डिग्री। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, हाँ कह सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं आपसे पूछूं इमरजेंट रे किधर होगी, तो आप कहोगे अगर ये मिरर ना होता तो ये इंसिडेंट रे सीधे चली जाती हॉरिजॉन्टल, ये हमारी इमरजेंट रे होती। क्या होती, इमरजेंट रे, जिसको हम ई से दिखा दे रहे हैं। किससे दिखा दे रहे हैं, ई से, वो भी डॉटेड डॉटेड, ये हमारी इमरजेंट रे। ठीक है, अच्छा, और आपने पढ़ा था एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इमरजेंट रे से लेकर के रिफ्लेक्टेड एंगल तक का, सॉरी इमरजेंट रे से लेकर के रिफ्लेक्टेड रे तक का एंगल, यानी कि ये एंगल होगा टोटल।
अब ये एंगल कैसे निकालोगे? देखिए बच्चों, ये आधा एंगल कितना है बच्चों? 30 डिग्री है। तो ये एंगल कितना होगा जरा बताइए। देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल से आप कह सकते हो, अगर ये एंगल बच्चों 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। देखिए, ये एंगल जो आपको दिख रहा है 30 डिग्री, इसी के वर्टिकली अपोजिट देखिए ये भी तो है 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री होगा। अच्छा, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 30 + 30। तो आप यहां से कह सकते हो कि आपका एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ रहा है बच्चों? 30 + 30, यानी कि 60 डिग्री आ रहा है। क्लियर हुई बात कि नहीं? क्लियर। अच्छा, अगर यहाँ पे आपसे कोई पूछता है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, जरा बता दो, नहीं बता पाते एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो आप कहते हैं भैया ये है टोटल 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है, और 90 में से 30 माइनस कर लेते, कितना आता? बोलिए, ये आता 60 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आप देख रहे हो कितना होता? 60 डिग्री। क्लियर हुई बात कि नहीं? 60 डिग्री होता। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होता? 60 डिग्री, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो कहता है I = R। क्लियर। अच्छा, बोलिए, एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ गया? 30 + 30, 60 डिग्री। एक और तरीका है एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का यार, देख लो, देखो देखो देखो, ये 30 है बच्चों, तो ये भी 30 होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। ये टोटल एंगल कितना होगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। उसमें से आप क्या करो? 60 + 60 माइनस कर लो। 60 + 60 कितना हो जाएगा? 180। 180 से माइनस करेंगे, सॉरी फिर से देखिए, टोटल एंगल कितना होगा? ये वाली लाइन देखो, ये देखो जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, कितना होगा? 180 डिग्री होगा टोटल एंगल। अच्छा, 60 + 60 120 हो जाएगा, ये दिख रहा है 120। ठीक है, आपको ये एंगल निकालना है, तो भैया टोटल है 180, उसमें से 60 + 60 यानी कि 120, 180 में से 120 माइनस कर लेंगे, कितना आएगा? 60 डिग्री। ऐसे भी आ रहा है 60 डिग्री। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का। तो चलिए कॉपी करिए, मैं साइड हो रहा हूँ, रब होने जा रहा है। तो आइए बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन हमसे दोबारा कह रहा है। ड्रॉ रिफ्लेक्टेड रे एंड कैलकुलेट एंगल ऑफ डेविएशन। इस बार हमको प्लेन मिरर नहीं गिवन है, एक स्फेरिकल मिरर गिवन है, और उस स्फेरिकल मिरर के सरफेस के ऊपर से एक इंसिडेंट रे को स्ट्राइक कर दिया गया है, और वो इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्लियर। अच्छा, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है ड्रॉ करो रिफ्लेक्टेड रे को। अच्छा, ये बताइए बच्चों कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, जरा बताइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? आप कहोगे 90 डिग्री, क्योंकि ये इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, यानी कि 90 डिग्री, जो कि ये बात गलत हो जाएगी। अरे बुड़बक, कितनी बार बता चुके हैं, जब भी कोई इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी परपेंडिकुलरली टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है? 0 होता है, 90 डिग्री नहीं होता है। 0 क्यों होता है, जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्मल रे कहाँ से पास कर रही होगी, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हमारी नॉर्मल रे क्या हो रही होगी? पास कर रही होगी, क्योंकि नॉर्मल रे क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहीं से ये पास कर रही होगी। तो अब खुद सोचो कि भैया ये देखो, नॉर्मल रे ये है और इंसिडेंस रे भी इसी के ऊपर से जा रही है, तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? अरे भैया 0 डिग्री होगा। क्लियर। अच्छा, तो यहाँ से हम सीधे कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, तो भैया 0 होगा, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी? एकदम रिटर्न बैक कर जाएगी। क्लियर। सेम मीडियम में रिटर्न बैक कर जाएगी, एंटी पैरेलल होके। इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, उसके एंटी पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर। अच्छा, और आपसे अब क्या पूछ रहा है साथ में? एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा निकालना है। कैसे निकालोगे, जरा ध्यान से देखो। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता था? द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे क्या होती है? देखिए, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना होता तो इमर्जेंट रे क्या होती? ये इंसिडेंट रे सीधे जाती, ये इंसिडेंट रे सीधे जाती, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एमर्जेंट रे बोलते हैं। और मैंने आपसे कहा था द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल होगा जो कितना होगा? स्ट्रेट लाइन वाला एंगल 180 डिग्री। तो यहाँ से आप कह सकते हो एंगल ऑफ डेविएशन कितना रहा है? 180 डिग्री। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अरे बहुत चुटपुटा सवाल था यार, अच्छा क्या था, मिटा दें। चलिए
चलिए बच्चों, अब हेडिंग लगा लीजिए, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। क्या हेडिंग लगाइए? इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। देखिए बच्चों, आइए देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई प्लेन मिरर है। ठीक है, इस प्लेन मिरर के लेफ्ट साइड एक कोई ऑब्जेक्ट रखा है और ये ऑब्जेक्ट कैसा है बच्चों? पॉइंट साइज है। कैसा है? पॉइंट साइज, यानी कि बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है। अच्छा, हमें क्या बताना है? इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी? अच्छा, तो पहले एक बात नोट कर लीजिए, ये जो ऑब्जेक्ट आपने लिया है कौन सा है? पॉइंट साइज है, या कह लो पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर? अच्छा, तो देखिए बच्चों, जब भी आपको कोई इमेज फॉर्मेशन करनी होती है या रे डायग्राम कंप्लीट करना होता है, तो उसके लिए आपको मिनिमम 2 रेस चाहिए होती हैं फॉर कंप्लीटिंग द इमेज, या कह लो फॉर कंप्लीटिंग द रे डायग्राम। मिनिमम 2 चाहिए, 2 से ज़्यादा भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, तो आपकी मर्जी है। मिनिमम कम से कम 2 चाहिए, क्योंकि आपको अगर इमेज बतानी है तो उसके लिए 2 रिफ्लेक्टेड रेस का इंटरसेक्शन जरूरी है। तो मिनिमम हमको 2 रेस चाहिए ताकि वो इंटरसेक्ट करें और वहीं पे इमेज बनेगी। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, तो देखिए हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट से 2 रेस को इंसिडेंट करा लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक इंसिडेंट रे ये है, ठीक है, दूसरी इंसिडेंट रे ये है। अच्छा, ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई। अब आपको पता है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रेस कहाँ पे जाएंगी? कुछ ऐसे जाएंगी। ये मान लीजिए हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारी दूसरी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक। अच्छा, अगर हम बात करें कि हमारी इमेज फॉर्मेशन करनी है थ्रू अ प्लेन मिरर। देखिए बच्चों, जब भी आप मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो इमेज कहाँ बनती है? इमेज हमेशा, हमेशा तो नहीं कह सकते, अगर प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं तो हमेशा कह सकते हैं कि इसके बिहाइंड बनती है। इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। तो इसका मतलब यह है, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रखा है तो भैया इमेज कहाँ बनेगी? राइट साइड बनेगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, अब इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे? देखिए, इमेज कहाँ पे बनती है या कैसे बनती है? इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन 2 रिफ्लेक्टेड रेस इंटरसेक्ट, और जिस पॉइंट पे 2 रिफ्लेक्टेड रेस इंटरसेक्ट करेंगी उसी पॉइंट पे इमेज फॉर्म होती है। अच्छा, जरा ध्यान से देखिए, रिफ्लेक्टेड रे की बात करें, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, पहली इंसिडेंट, ये दूसरी इंसिडेंट। अच्छा, जरा ध्यान से देखिए, एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसी है, एक रिफ्लेक्टेड ऐसी है, दोनों एक दूसरे के डाइवर्ज हो रही हैं। तो क्या ये कभी इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं करेंगी। तो आप कहोगे भैया इमेज बनेगी नहीं। नहीं, हमें इमेज ज़बरदस्ती बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे? देखिए, ये इंटरसेक्ट तो कर नहीं रही है, तो इसको ज़बरदस्ती इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा। कैसे? अगर हम इस रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दें, बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दें यानी कि देखिए, ठीक है, हमने जब इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, तो ये एक जगह पे क्या कर गई हैं? मीट कर गई हैं, या कह लो इंटरसेक्ट कर गई हैं। इस पॉइंट पे इमेज बनेगी। नोट करिएगा, इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन 2 रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट ईच अदर, एट दैट पॉइंट इमेज इज फॉर्म्ड। अब आप कहोगे रिफ्लेक्टेड रे तो ये थी। अरे भैया ऐसे थी मगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, तो हमें इंटरसेक्ट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको बैकवर्ड पीछे की तरफ प्रोड्यूस कराना पड़ेगा। क्लियर? तभी जाके ये इंटरसेक्ट करेंगी और इमेज बनेगी। और इस टाइप की इमेज को हम क्या बोलते हैं? नोट करिएगा बच्चों, वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब वर्चुअल इमेज क्या होती है? द इमेज विच कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, जिसको स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते। क्लियर? अच्छा, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है वर्चुअल इमेज पे? द इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय, विच इज नॉट फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। क्या ये सच में इंटरसेक्ट कर रही थी? नहीं कर रही थी। एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा था? नहीं हो रहा था। हमने जबरदस्ती बैकवर्ड शिफ्ट करके प्रोड्यूस करके इसको इंटरसेक्ट कराया है, तब जाके इमेज बनी है। क्लियर हुई बात कि नहीं? ये हो गई वर्चुअल इमेज की कहानी। अच्छा, और एक बात नोट करिएगा, अगर आपके पास प्लेन मिरर है, क्या अगर आपके पास प्लेन मिरर है बच्चों, तो जितना डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट का होगा, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से d डिस्टेंस पे प्लेस है। कितने डिस्टेंस पे? d डिस्टेंस पे प्लेस है।
उतना ही डिस्टेंस पे ये इमेज फॉर्म होगी फ्रॉम द मिरर। तो इसका मतलब ये है कि जो इमेज बनेगी बच्चों, बोलिए, इस मिरर से d डिस्टेंस पे ही बनेगी। कितने डिस्टेंस पे? d डिस्टेंस पे ही बनेगी। नोट करिएगा, जब भी प्लेन मिरर है तो जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा मिरर से, सेम डिस्टेंस पे इमेज भी बनेगी फ्रॉम द मिरर। क्लियर? ये d तो ये भी d। पक्का समझ गए? अच्छा, एक चीज़ और फील करेगा, जब आप अपनी कजरारी आंखों से यहाँ से देखोगे बच्चों, क्या है कजरारी आंखों? कजरारी आंखों मतलब समझते हो? वही जो एकदम खुले पार्क में देखते हो इधर उधर वही कजरारी आंखों। जब आप यहाँ से देखोगे तो आपको ये लगेगा कि भैया ये इमेज कैसे बन रही, ज़रा ध्यान से देखो। आँख या कह लो आई को ऐसा लगेगा कि भैया हमारे पास दो रेज जो आप रिफ्लेक्टेड रे देख रहे हो, रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं, आई सोचेगी कि ये इंसिडेंट रे है और ऐसे जा रही है और जाके मीट कर गई और यहाँ पे इमेज बन गई। खत्म बात। समझ गए कि नहीं समझ गए? पक्का। एक और केस देखिएगा, सिंपल सा आपको बता दें। मान लीजिए हमारे पास एक और क्वेश्चन देख लो, छोटा सा एक। ये हमारे पास एक मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है ओ, ठीक है। मान लो ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से कितने डिस्टेंस पे है? 4 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है। तो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, तो आप कहोगे भैया इमेज भी कहाँ बनेगी बच्चों? 4 सेंटीमीटर से बनेगी। बोलिए, 4 सेंटीमीटर पे बनेगी फ्रॉम द मिरर। इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी। क्लियर? पक्का समझ गए? तो ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर, जिसमें मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। जितने कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए थे कर दिया है। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ पढ़ाने की पूरी कोशिश की है। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं वो बनते हैं नंबर ऑफ इमेज कितनी फॉर्म्ड होगी। कई सारे केसेस दे देंगे आपको कि भैया एक मिरर ऐसे रखा है, दूसरा मिरर ऐसे रखा है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ऑब्जेक्ट बीच में रखा है, तो इमेज बताओ कितनी बनेगी। कह देंगे कि भैया एक मिरर ऐसे रखा है, दूसरा मिरर ऐसे रखा है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है मिरर, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो कितनी नंबर ऑफ इमेज बनेगी। इस टाइप के सवाल आपके जेईई और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार पूछे भी जाते थे पहले के लेवल पे। इस समय तो नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।